अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर ट्रंप को कांग्रेस में मिलने वाली एक बड़ी कामयाबी बाकी दुनिया को कैसे मुतासिर कर सकती है, और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले में मुआवनत का इल्जाम एक बार फिर ईरान पर। आज के प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। साल 2017 पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए कैसा रहा? खुशी भी नहीं होगी इस ताल्लुक में, लड़ाई झगड़ा भी जारी रहेगा, लेकिन किसी न किसी तरह मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। सूबा सिंध में मजहबी हम आहंगी की रवायत खतरे में क्यों? अभी हालात 10 साल बिगड़ गई है, आदमी से डर लग रहा है। और दौरे जदीद के हाई टेक रेस्टोरेंट्स। अवाम के टैक्सों में कमी का वादा हर सियासी उम्मीदवार करता है। अमरीकी सदर तकरीबन 30 साल में पहली बार ये वादा पूरा करने के इंतहाई करीब भी हैं। कांग्रेस में हिस्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की सख्त मुखालफत के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी टैक्स इस्लाहात का बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है, जो कि कानून साजी के एतबार से सदर ट्रंप के लिए एक बड़ी फतह है। और मज़ीद तफसीलात लेंगे अमान अजहर से, जो कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। अमान, सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो क्रिसमस से पहले अमरीकियों को टैक्स कट्स की शक्ल में एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं था। जी बिल्कुल, और इस बिल को अमरीकी टैक्स कानून के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली समझा जा रहा है पिछली कई दहाइयों में। और जैसे आपने कहा, एक लेजिस्लेटिव फतह भी है सदर ट्रंप के लिए, वो भी पहली 10 महीने के बाद। उसके अलावा कल जब इस बिल को पेश किया गया ऐवान में मंजूरी के लिए, तो वहाँ पर इसके हक़ में 227 वोट आए, जबकि मुखालफत में 203 वोट डाले गए। और आज सुबह के अवाइल में सेनेट से इसको मंजूर कराया गया और काफ़ी थिन मेजॉरिटी से ये मंजूर हुआ, जिसकी मुखालफत में 48 और हक़ में 51 वोट आए। और आज एक बार फिर इसको ऐवान में लाया जाएगा वोटिंग के लिए, क्योंकि मुसव्विदे में कुछ माइनर तब्दीलियाँ की गई और उम्मीद की जा रही है कि ऐवान इसको मंजूर कर लेगा, जिसकी सूरत में 1.5 खरब डॉलर की जो मुजवज़ा कटौतियाँ हैं वो मंजूर की जाएंगी। सियासी एतबार से दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हल्के अलबत्ता इस बिल पर, जैसे आपने कहा, मुनक़सिम नज़र आते हैं। और इसी बात का अहाता हमने किया है इस रिपोर्ट की सूरत में। आइए देखते हैं। अमेरिका की अज़मत लौटाने के लिए एक वोट। आज जो हम करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं। पूरी दुनिया के ममालिक को वाज़ेह पैगाम जा रहा है कि अमेरिका 21वीं सदी के लीडर का किरदार अदा करेगा। ताहम कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के बानियों में से एक कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली अपने हम जमात डेमोक्रेट्स की मानंद इस दावे से मुत्तफिक नहीं। बताओ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, ये बिल हमारी जिम्मेदारियां अदा करने में मददगार नहीं है, जैसे कि हमारी सिफारती, फौजी और अमरीकी अवाम की जानिब जिम्मेदारियां। इससे हमारे बजट में बड़ा कट लगेगा, जिससे खसारे में इजाफा होगा, जिसे सदर ओबामा ने कम किया था। इस बिल से 60 से 80% तक अमीर तरीन अमरीकियों को फायदा होगा। लेकिन सदर ट्रंप टैक्स इस्लाहात से मुतल्लिक अपने 10 माह कबल किए जाने वाले इस वादे को अमरीकी मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद करार देते हैं। Big cut. At the same time, we will provide massive tax relief for the middle class. रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में इस बात पर भी शदीद इख्तलाफ है कि क्या ये बिल अमेरिका में मुलाजमतें पैदा करने में मौसर होगा। अगर आप हमारी तरह वो अमरीकी शहरी हैं जो नौकरियों के बैरून मुल्क जाने से परेशान हैं, क्योंकि अमेरिका में कॉर्पोरेट टैक्स रेट तरक्की याफ्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसके बायस हम मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे थे, तो आपके लिए ये तारीखी दिन है, क्योंकि अब आप उन मुलाजमतों को वापस अमेरिका आते देख सकेंगे। It's a job killer that will help big corporations move jobs overseas. It will create them over in China and Mexico and Malaysia. दूसरी जानिब माहिरीन में भी इस टैक्स बिल के असरात पर अभी तक बहस जारी है। इस बिल में कंपनियों पर ऐसी कोई पाबंदियां या शराइत नहीं लगाई गई जिनके तहत इन्हें टैक्स कट से बचने वाले सरमाए को वर्कर्स की तनख्वाहों या नई मुलाजमतें पैदा करने पर लगाना जरूरी हो। और हतमी मुसव्वदे के मंजर आम पर आने से कबल किए जाने वाले अवामी राय के सर्वे से मालूम होता है कि तकरीबन आधे से ज्यादा अमरीकी शहरी बिल के हक में नहीं। लेकिन फिलहाल रिपब्लिकन हल्के इस कामयाबी से खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस कामयाबी से दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात में भी मदद मिलेगी। जी, आज ऐवान से एक बार फिर इस बिल की मंजूरी के बाद ये बिल सदर ट्रंप के पास जाएगा, जो इस पर दस्तखत करेंगे और इसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यहाँ मुख्तसरन मैं अभी बताता चलूँ कि पिछले दिनों के मुकाबले में इस बिल के आने के करीब जो अमरीकी स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें कोई वाज़ेह तब्दीली नहीं देखी जा रही, और जो यूरोपीय मार्केट्स हैं उनमें भी कदरे मनफी तासुर देखा जा रहा है। जी
یہ مان اور صدر ٹرمپ نے اس بل کے منظور ہوتے ہی ٹویٹ کیا تھا کہ وہ 1 بجے وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس بھی کریں گے اس سلسلے میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج بل پر سائن ہوتے ہیں یا نہیں. تھینک یو مان فار دا اپڈیٹس فرام دا کیپٹل ہل. یمن میں لڑنے والے حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب کی جانب داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کا ہدف دارالحکومت ریاض میں واقع یمامہ پیلس تھا. یہ حملہ سعودی افواج نے ناکام بنا دیا. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے اس حملے کے لیے بھی ہتھیار مہیا کرنے کا الزام ایران پر عائد کیا ہے. یہ 2 ماہ میں ریاض پر حوثیوں کا دوسرا میزائل حملہ تھا. دوسری جانب اقوام متحدہ کے مطابق صرف گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران سعودی اتحاد کی بمباری سے یمن میں کم از کم 136 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ یمن میں داخلے پر اتحاد کی جانب سے اب بھی سخت پابندیاں لاگو ہیں، جس سے امدادی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. اور پاکستان نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. سال 2017 بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ سال پاک امریکہ تعلقات، دہشت گردی اور مذہبی آزادی جیسے اہم موضوعات کے حوالے سے کیسا رہا، اس پر خصوصی رپورٹس ہم آپ کے لیے آنے والے دنوں میں پیش کرتے رہیں گے. آج سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے جائزے سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ. Today, 20 U.S. designated foreign terrorist organizations. ٹرمپ انتظامیہ نے کافی سوچ بچار کے بعد اگست میں افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے حکمت عملی کا اعلان کیا، جس میں پاکستان پر زور دیا کہ وہ مبینہ طور پر اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہوں کو ختم کرے. Pakistan often gives safe haven. مگر اس حکمت عملی میں جس معاملے پر پاکستان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ خطے میں بھارت کا کردار ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں جب پاکستان کو کہا کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ دینا ختم کریں، اسی پھر سمجھے اگلے جملے میں انہوں نے انڈیا سے کہا کہ آپ افغانستان میں زیادہ انوالو ہوں اکنامکلی. مگر اس کے 1 ماہ بعد ہی جب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نائب صدر مائک پینس سے نیو یارک میں ملاقات کی تو دونوں ممالک نے تعاون اور تعلقات بہتر کرنے کی بات کی. واشنگٹن میں سیاسی تجزیہ کار معید یوسف کہتے ہیں کہ اصل معاملہ افغانستان ہے. دونوں ممالک اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ڈائیورجنس جو ہے افغانستان میں بڑی ریئل ہے اور یہ اتنے آرام سے حل ہونے والی نہیں ہے. اور وہ تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر دونوں سائڈز یہ مان لیں کہ ہاں جی ہمارے تو معاملات جو ہیں وہ بالکل بنیادی ہیں تو پھر تعلق آگے نہیں چل سکتا. پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پر امریکی تشویش بھی افغان مسئلے سے جڑی ہے. پچھلے 1 سال میں واشنگٹن کئی مرتبہ اپنا مطالبہ دہرا چکا ہے. سفارتکاری جاری رہنی چاہیے اور ہمیں پاکستان پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے مفاد میں ہے کہ دہشت گرد جو پاکستان سے جا کر افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں ان کا خاتمہ کتنا اہم ہے. اور اسلام آباد کئی مرتبہ جواب دے چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں. پاکستان جس طرح سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے میری رائے میں واشنگٹن میں اس کا درست ادراک موجود نہیں. حال ہی میں جب امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اسلام آباد کا دورہ کیا تو ایک بار پھر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ختم کرنے پر زور دیا گیا. جیمز میٹس کے پاکستان کے دورے سے چند روز پہلے CIA کے ڈائریکٹر مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف تسلی بخش کارروائی نہیں کی تو امریکہ خود کارروائی کر کے ان کی پناہ گاہوں کو تباہ کر دے گا. کچھ تجزیہ کار اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ امریکہ پاکستان پر پابندیوں کے علاوہ ڈرون حملوں میں بھی اضافہ کر سکتا ہے. ان حالات میں دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت کس جانب جاتی نظر آتی ہے؟ میرے نزدیک جو سب سے لائکلی آپشن ہے وہ یہ ہے مور آف دا سیم، کہ یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، خوشی بھی نہیں ہوگی اس تعلق میں، لڑائی جھگڑا بھی جاری رہے گا، لیکن کسی نہ کسی طرح معاملات آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں گے. مبصرین کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں مختلف اداروں کے درمیان پاکستان کے خلاف بہت مضبوط ہم آہنگی ہے جو پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں. ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن.
और सारा अमरीकी सदर ने कौमी सलामती की पॉलिसी पेश करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ अमरीका पार्टनरशिप तो चाहता है, लेकिन उसे अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन लेना है और इसे अमरीका की मदद करनी है, क्योंकि अमरीका हर साल पाकिस्तान को बड़ी रकूम फराहम करता है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अगरचे सदर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जब पाकिस्तानी फ़ौज की आला क़यादत ने सेनेट में ब्रीफिंग दी तो उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सेनेटर रहमान मलिक ने यह कहा कि वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान अमरीका से कहे कि डू मोर। तो अब देखना यह है कि अगला साल दो तरफा ताल्लुकात में कोई तब्दीली लेकर आता है या नहीं। बिल्कुल, और पाकिस्तान के सूबा सिंध की कुछ खास रवायात क्यों और कैसे बदल रही हैं, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और तज्ज़ियों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपकी दिलचस्पी के बहुत से मौज़ूआत पर वीडियोस भी मौजूद हैं। और टेक्नोलॉजी रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के तजुर्बे को किस तरह बदल रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे आज कुछ ही देर में। और आपको मिलवाएंगे जुवेनाइल जेल के एक साबिक पुलिस एहलकार से जो बच्चों की इस्लाह कर रहा है मुनफरिद अंदाज से। लेकिन पहले आइए देखते हैं अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। सीरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक रूस की जानिब से फजाई हमले में 19 शहरी हलाक हो गए हैं, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। रात भर जारी रहने वाले हमले में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस के कंट्रोल में सूबा इदलिब के इलाके में कई घर निशाना बने। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से म्यांमार में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए मुंतखब मंदूब का कहना है कि म्यांमार ने उनके साथ किसी किस्म का ताउन करने से इनकार करते हुए इन्हें मुल्क आने से रोक दिया है। जनूबी कोरिया का कहना है कि अमेरिका के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में ताखीर की तजवीज़ का मकसद शुमाली कोरिया के मिसाइल बहरान में कमी की कोशिश नहीं, बल्कि आइंदा साल मौसम सरमा में होने वाली ओलंपिक्स का पुरअमन इनकाद है। चीन और रूस से ताल्लुक रखने वाले 20 जोड़ों ने दोनों ममालिक के बॉर्डर पर वाक़े बर्फानी झील के किनारे पर शादी की रसूमात अदा की। इस मौके पर 1000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिनकी तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए थे। रवादारी और मजहबी हम-आहंगी पाकिस्तान के सूबा सिंध की हज़ारों साल पुरानी सकाफत का बुनियादी हिस्सा हैं। लेकिन सारा अब ये रवायात बदल रही हैं, जिससे सूबे के लोग भी परेशान हैं। आइए देखते हैं सिंध से ये रिपोर्ट। खित्ते के मकबूल तरीन सूफी बुजुर्गों में से एक लाल शहबाज कलंदर की मज़ार का एहतराम सूबे सिंध में हर कोई करता है। हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सभी यहाँ खराज अकीदत पेश करने आते हैं। कहा जाता है कि हर रोज सूरज ढलने पर ढोल बजने और उनकी थाप पर रक्स धमाल का रिवाज यहाँ तकरीबन 700 सालों से जारी है। इस साल के शुरू में इस मज़ार पर एक बड़े खुदकश बम धमाके ने कम से कम 80 इंसानों की जानें ले ली। दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इस मज़ार पर हमले समेत सिंध के कई दूसरे मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि सिंध का रवादारी का मिजाज अब बदल रहा है। सारे इकट्ठे सारे इकट्ठे खाते पर फर्क नहीं था। अभी हालात 10 साल बिगड़ गई है। आदमी से डर लग रहा है। पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं की 90% आबादी सिंध में रहती है, लेकिन पिछली 3 से 4 दहाइयों में बहुत से हिंदू यहाँ से मुंतकिल हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह जो हमारी हिंदू जो लड़कियाँ हैं, जो नाबालिग लड़कियाँ जो होती हैं, हमारी बेटियाँ जो होती हैं, उनको वो जबरी मजहबी तब्दीली अगवा करके जबरी मजहबी तब्दीली की जाती है, जिसकी वजह से जो अक्सर उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं या उनसे मुंसलिक जितनी भी फैमिलीज हैं, उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत से एक्टिविस्ट्स सिंध की तहम्मुल और बर्दाश्त पर मबनी रिवायात के खत्म होने की जिम्मेदारी मजहब की एक कदामत पसंद शक्ल के फैलने पर डालते हैं। पूरे पाकिस्तान की तरह अब सिंध में भी बड़े और छोटे पैमाने पर मदरसों की तादाद बढ़ रही है। अगरचे पहले वहाँ श्राइन्स का और जो ट्रेडिशनल फोक फॉर्म ऑफ रिलीजन ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, उसकी बजाय अब हम देख रहे हैं कि मदरसे और मौलवी और उलमा और उनका इस्लाम, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ इस्लाम है वो बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन है, फ़िरक़ों पर मबनी है और वो आपस के इख्तलाफ पर मबनी है, बहुत कन्फ्लिक्ट्स पर मबनी है। साल 2014 में पार्लियामेंट में पेश की गई नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क के हज़ारों मदारिस में से कुछ इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सिंध में मौजूद 10,000 से ज़ायद मदारिस में से 20% को बंद कर दिया गया है। अब तक तो सिंध की सदियों पुरानी रूह इस रुझान का मुकाबला करने में कामयाब रही है।
अगले दिन ही मौसीकारों ने फिर से नकारे पीटे और रक्स का सिलसिला जारी रखा। लेकिन क्या अमनो आश्ती का ये रक्स अगले 700 सालों तक जारी रहेगा? आयशा तंजीम के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। सदियों पुरानी रिवायात इंतहा पसंदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही, इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान से इस वक्त हमारी मेहमान से, जो कि हैं लोक विरसा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये एक सरकारी इदारा है इस्लामाबाद में जो कि पाकिस्तान की सकाफ़त और रिवायात को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर फौजिया सईद इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू व्यू 360। इंतहा पसंदी एक निस्बतन नया रुझान है, जबकि सिंध की अगर हम बात करें तो मजहबी हमांगी और रवादारी सदियों पुरानी रिवायत है। तो जिनकी रूट्स इतनी गहरी हैं, वो रिवायतें इस तब्दीली की लहर को क्यों नहीं रोक पा रही? देखिए, ये तो हिस्ट्री में आपने तारीख जब भी पढ़ी है तो आपने देखा है कि नई रविश आती है। अगर तो जो डीप रूटेड ट्रेडिशंस हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं तो धीरे धीरे वापस वो अपना माहौल बना लेती हैं। ये जो है ये वक्ती है, मैं आई होप कि वक्ती हो। और अगर आप देखो तो कुछ दहाइयों से ये रविश बहुत ज़्यादा आ रही है। धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने मदरसे जो हैं वहाँ बनते चले गए और मदरसों में लोकल ज़बान बोलने वाले बच्चे नहीं थे, कोई और ज़बान बोलने वाले बच्चे थे। और फिर इसी तरह से मदरसों की जो नंबर है वो बढ़ता चला गया। तो ये रुझान आपकी आंखों के सामने आया है पिछले कोई 3 दहाइयों में। अच्छा। और अभी ये यंग लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंध ज़रा सा यूँ बचता है कि उसमें सूफीज़म की ट्रेडिशन, उसमें जो टॉलरेंस है वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं कि जैसे वहाँ पर होली पर, दिवाली पर ये काफ़ी देर से हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ये मैं अभी इन दिनों की बात नहीं कर रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमने देखा। ओवरऑल एक वेव आपने देखी। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या मज़हब और सकाफत के दरमियान क्लैश है? जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा है कि एक्सपर्ट ने ये कहा कि रिवायात कुछ और हैं, लेकिन एक मज़हब की एक सख्त जो तस्वीर है वो अब ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो क्या ये क्लैश है दो चीज़ों में? देखिए, मज़हब को मैं एक टर्म नहीं दूंगी। मज़हब का, जैसे आपने भी कहा कि ये एक ख़ास रूप है जो हम देख रहे हैं, जो हमने भी पहले नहीं देखा था, जो कि मिलिटेंसी तक जाके जुड़ जाता है। यानी कि मिलिटेंसी को भी बाज़ औक़ात इन्हीं अल्फाज में लपेट लिया जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं। तो ये सकाफ़त जो होती है, सकाफ़त बड़ा एक छतरी समझ लें, ठीक है, होता है। उसके नीचे ही मज़हब आता है, उसके नीचे ही आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आते हैं, आपके सीजन्स आते हैं, आपके जो भी और अवामिल होते हैं। तो इनको दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता यानी? जी, मज़हब जो है वो एक टुकड़ा होता है सकाफत का। ठीक है। अच्छा, दुनिया के अगर दूसरे मुल्कों की हम बात करें तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दाएं बाजू की जो सोच है वो पनप रही है, वो ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। भारत की लोग मिसाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, ये सब वो मुल्क हैं जहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट विंग थाट प्रोसेस है, एक तो वो बढ़ भी रहा है, प्लस उसके हामिल जो एलिमेंट्स हैं वो इंतखाबात जीत के सियासत में, पार्लियामेंट में आ गए हैं। तो बाज़ हल्कों की ये राय है कि पाकिस्तान इसी लहर का एक हिस्सा है और तनकीद अगर पाकिस्तान की सूरत हाल पे की जा रही है तो इससे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के हालात को सिर्फ एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए या उसके बारे में कुछ कह लीजिए कि टारगेटेड किस्म का रिस्पॉन्स ज़रूरी है? नहीं, ग्लोबल से तो हम हट नहीं सकते क्योंकि इसकी इंतहा पसंदी की प्रमोशन जो है वो भी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है, चाहे वो 60 की दहाई हो, चाहे वो 70 की दहाई हो। अंदर के अवामिल जो हैं वो उसको शायद ज़रा हवा दे देते हैं। लेकिन ये तो देखिए, अफ़गानिस्तान की जो पहली वॉर थी, फिर दूसरी थी, ये सारा ग्लोबल फिनोमेना है जिसके साथ इसको जोड़ा जाता है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में कभी रिलीजियस पार्टी को वोट देकर पाकिस्तान को रूल नहीं कराया गया, जो हमारे हमसाया मुल्क से काफ़ी फ़र्क बात है कि हमारे यहाँ कभी फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पे उसने हुकूमत नहीं की, सिर्फ एक सूबे पे एक टर्म के लिए की थी। शायद वो हमारा एक एग्जाम्पल है। लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल जो पार्टीज रूल करती रही हैं उसमें जो मजहबी सियासी पार्टियां हैं वो नहीं रही, उनका असर कम रहा है। अच्छा, आखिर में मैं थोड़ी सी आगाही की भी बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आप जो लोक विरसा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसके ज़रिए आप भी बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स का हिस्सा हैं, आपका इदारा भी। हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं अक्सर वो उस ज़बान में और उस अंदाज में होती हैं जिसको आम लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। जैसे बाज़ वक़्त अंग्रेज़ी में होंगी और बहुत उनका शहर का अंदाज़ होगा, जबकि रूरल बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की। तो कितना ज़रूरी है आगही की इन कैंपेन्स को उस सतह पर लाना कि एक आम शख्स भी इसको समझ सके, सिर्फ प्रीचिंग टू द क्वायर ना हो जिसे कहते हैं? ये
ہاں میں پریچنگ ٹو دا آپ پروگریسوز تو آپ نہیں کہہ سکتے مگر آپ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آبجیکٹو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل چیز ہوتی ہے جب آپ نے ایڈوکیسی کرنی ہے تو آپ اوپینین میکرز کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو اوپینین میکرز آپ کے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں اگر آپ کسانوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے کوئی چیز پروپیگیٹ کرنی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کا پھیلاؤ نہ ہو. تو میں اس کو اس طرح سے نہیں کرٹیسائز کروں گی جس طرح سے آپ نے وہ جملے کو فریز کیا ہے. کئی ہیں جو انگریزی میں بڑی صحیح رہیں گی, کئی ہیں جن کو اردو میں, کئی ہیں جن کو پشتو میں, پنجابی میں, سرائکی میں کرنا چاہیے. وہ آپ کے آبجیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک خاص قسم کا رومانس رہا کہ جی غربت دور کرنی ہے تو غریب آدمی کے ساتھ جا کے بیٹھنا ضروری ہے. میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں غربت جو ہے وہ غریب آدمی کریٹ نہیں کرتا, غربت جو ہے وہ امیر آدمی کریٹ کرتا ہے, اور آپ کو امیر آدمی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اوپینین میکر کو انفلوئنس کرنا ہے. ڈاکٹر فوزیہ سعید جتنے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ شہروں میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ سعید بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ریلی اپریشیٹ دس. سارا ریسٹورنٹ میں آپ کھانا آرڈر کرنے سے پہلے ہی کھانے کی ایسی تصویر دیکھ سکیں جس سے بھوک اور بھی بڑھ جائے, اور آپ کے لیے کھانا کوئی ویٹر نہیں بلکہ روبوٹ لے کر آئے. ہے نا کسی سائنس فکشن فلم کا سین؟ یہ فکشن حقیقت کیسے بن رہی ہے دیکھتے ہیں آج کے ٹیکنالوجی سیگمنٹ میں. ریسٹورنٹس میں کھانا آرڈر کرنا بھی ایک آرٹ سے کم نہیں. صرف مینیو کو پڑھ کر یا اس کی تصویر دیکھ کر آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ کھانے میں کیا منگوایا جائے. تو لیجئے, نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ نے آپ کی مشکل ہی آسان کر دی. اب آپ کھانے کو ہر اینگل سے دیکھ پرکھ کر آرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ مینیو اب 3D میں جو موجود ہے, اور وہ بھی آپ کے کھانے کی ٹیبل پر. لیکن کیسے؟ سب سے پہلے کھانے کی 3D تصویریں لی جاتی ہیں کئی مختلف اینگل سے, اور پھر انہیں ایک ایپلیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے میں ضم کر کے ٹیبل پر منعکس کر دیا جاتا ہے. اس ریسٹورنٹ کے مالک کے امید کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے یہ 3D مینیو استعمال کرنا شروع کیا ہے ان کی سیل 22% بڑھ گئی ہے, جبکہ گاہکوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے اصلی کھانا ان کے سامنے ہے. اور ڈیجیٹل مینیو کے ساتھ اب ویٹرز بھی ڈیجیٹل یعنی روبوٹس. بھارتی شہر چنائی میں روبوٹ ریسٹورنٹ میں روبوٹس نہ صرف کھانا پیش کرتے ہیں بلکہ ٹیبل سے خالی برتن واپس کچن میں بھی لے جاتے ہیں. اور کھانا آرڈر کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہر ٹیبل پر ایک فون ٹیبلٹ موجود ہے. اپنی پسند کے کھانے پر کلک کریں اور ایک روبوٹ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو جائے گا. کسٹمرز نہ صرف اس سروس کو پسند کر رہے ہیں بلکہ وہ روبوٹس کے ساتھ سیلفیاں بھی لیتے ہیں. ریسٹورنٹس میں روبوٹ ویٹرز کا آئیڈیا نیا نہیں. پاکستان کے شہر ملتان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ریسٹورنٹس میں روبوٹس متعارف کروائے گئے ہیں. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں روبوٹس بہت سے دوسرے شعبوں میں بھی نظر آئیں گے. جیسے جاپان میں ہونے والی روبوٹس کی ایک نمائش میں ایک ایسا روبوٹ پیش کیا گیا ہے جو انسانی حرکت کی نقل کرتا ہے, اور روبوٹ کو کنٹرول کرنے والا کہیں سے بھی ایک خاص اینک کی مدد سے روبوٹ کے سامنے کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ روبوٹس نہ صرف گھروں اور ہسپتالوں میں معمر افراد کی نگہداشت کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے بلکہ قدرتی آفات کے بعد بحالی کے کام اور خلا میں بھی انسانی مشنز میں مددگار ثابت ہوں گے. نہیں, میں ابھی بھی انسانی ویٹر پریفر کروں گی. وہ سلو موونگ روبوٹک ویٹرز دیکھ کے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.